अरे कौन आ गया सुबह सुबह? घंटे बजा रहा है कब से। अब कोई मेहमान ना टपका हो। हमसे भाई नहीं होती रोज रोज मेहमानों की खातिरदारी। बेटे की शादी करके बहू लाए थे। सोचा था अब चैन की बंसी बजाऊंगी, बहू के ऊपर ऑर्डर चलाऊंगी, तरह तरह के पकवान बनाकर खाऊंगी। लेकिन सब धरा का धरा रह गया। ऐसी लड़की पसंद करी है इस नालायक ने कि हमें खुद ही बनाकर खाना खाना पड़ रहा है। बड़बड़ाते हुए कमला जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने उसकी सहेली खड़ी हुई है। अरे कमला, इतनी बुढ़िया हो गई है क्या? दरवाज़ा खोलने में कितना टाइम लगा रही है? अरे चुप कर तू, बूढ़े हो मेरे दुश्मन। कमला अपनी सहेली को लेकर घर के अंदर आती है। क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह तेरा माथा गर्म दिखाई दे रहा है? अरे क्या बताऊं, हम तो परेशान हो गए। सारी जिंदगी घर गृहस्थी संभालते संभालते थक गया अब हम तो। अब तो तेरी बहू आ गई है ना, संन्यास ले ले तू अब और आराम से बैठकर बहू से सेवा करवा। बहू से क्या सेवा करवाऊंगी? वो महारानी तो खुद ही सेवा करवाने के चक्कर में रहती है। सुबह 8 बजे निकल जाती है और शाम को जब वापस आएगी तो हाय हाय करती हुई घर में घुसेगी। उससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। हम तो पहले ही खुद ही बनाकर खा रहे थे, अब भी खुद ही खाना बनाकर खा रहे हैं। अब तू ही बता, बड़बड़ाऊं नहीं तो और क्या करूं? यहाँ खुद का काम करना मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे में कोई मेहमान आ जाता है ना तो गुस्सा आना तो लाजमी है कि नहीं? देख कमला, सीधी सी बात है, बहू से नौकरी करवाना ना करवाना तो तेरे अपने हाथ में है ना। अगर तुझे नहीं जम रहा तो मना कर दे कि भाई अब शादी हो गई है, पहले घर गृहस्थी देखे। नौकरी तो तेरा बेटा कर ही रहा है। अब नौकरी छोड़ने के लिए भी कैसे कहूँ? बहू की तनख्वाह आती है तो 4 पैसे कम ही तो आते हैं। अब हाँ ठीक कह रही है तू। आने दे आज इस महारानी को, शाम को करती हूँ इससे बात। शाम के समय बहुत गर्मी हो रही है। अरे बाबा, सर ही चकरा गया। माँ जी, फ्रिज में ठंडा पानी रखा है ना? हाँ हाँ, फ्रिज में ठंडा पानी रखा है। आप कहो तो आपके लिए चाय काफ़ी भी बना दूँ। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? किसी बात से नाराज़ हैं क्या? नहीं जी, मैंने कब कहा कि मैं नाराज़ हूँ। खुद तो ऑफिस निकल जाती है। घर के काम तो हम नौकर चाकर ही कर रहे हैं ना। अब जब मैम साहब ऑफिस से घर आएंगी तो चाय पानी तो पूछना ही पड़ेगा। इसमें मैंने गलत क्या कह दिया? माँ जी, ऐसा लग रहा है कि आप जैसे पहले से ही तैयारी करके बैठी हैं। अरे मैं घर में घुसी नहीं कि आपका बड़बड़ाना चालू हो गया। मैं थक गई हूँ आपकी इस रोज़ रोज़ की कलेश से। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं ऑफिस में काम करने नहीं, गार्डन में घूमने के लिए जाती हूँ। और वैसे भी सुबह सब्जी मैं बना कर गई थी ना। आपने सिर्फ 2 रोटी ही सेकी होगी अपने लिए, उसके बाद भी आप मुंह ऐसे बना रही है जैसे कोई पहाड़ तोड़ना पड़ रहा है आपको घर में। माँ जी, एक दूसरे का साथ देने से, सपोर्ट करने से ही काम चलता है। आप ऐसे छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाएंगी तो कैसे चल पाएगा? बहू आरजू की बातों का सास कमला के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। मुझे समझ में नहीं आता माँ जी को समस्या क्या है। नौकरी भी करवानी है और ये भी चाहती हैं कि बहू घर के भी सारे काम करती रहे, इन्हें हाथ पैर भी हिलाने ना पड़े। सुपरमैन समझती है क्या बहू को कि 2 हाथ पैर से ऑफिस चली जाए और पीछे से 2 हाथ घर पर छोड़ जाए जो घर के काम निपटाते रहे। शादी के बाद समझ में आ रहा है कि आखिर औरतें जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाती। ये झाड़ू पोछा बर्तन और रोटी औरत को आगे बढ़ने दे तब ना वो किसी और चीज के बारे में सोचे। अरे अरे, आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आरजू के ये सब कहने के बाद कमला के अंदर कोई सुधार आ गया? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कमला के अंदर कोई सुधार नहीं आया था। हर दूसरे तीसरे दिन वही कहानी रिपीट होती। बहू के ऑफिस जाने के बाद जब उसे हाथ पैर हिलाकर 2-4 काम करने पड़ते तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। और फिर जैसे ही बहू आरजू ऑफिस से वापस आती, कमला उसे जली कटी सुनाना शुरू कर देती, जिसकी वजह से दोनों सास बहू के रिश्ते धीरे धीरे खराब होने लगे थे। एक दिन कमला मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी कि तभी एक रील पर उसकी नजर पड़ती है। क्या आप 8 घंटे की नौकरी करके परेशान हो चुके हैं? क्या आपकी 8 घंटे की नौकरी के कारण आपका परिवार बहुत सफर कर रहा है? अगर आप महिला हैं और चाहती हैं कि आप घर पर अपने बच्चों के साथ रहकर पैसे कमाएं तो ये रील आपके लिए है। घर बैठे ऑनलाइन काम करें और एक दिन के 4000 कमाएं। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। अरे देखो तो, पैसे कमाने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा भला? घर बैठे काम करो और रोज के 4000 कमाओ। एक ये महारानी है, 10 घंटे में ऑफिस से वापस आती है और 20,000 लेकर आती है। उस पर भी नखरे ऐसे कि भगवान बचाए। आज बात करते हैं उससे कि छोड़े अपनी खटारा नौकरी को और घर में बैठकर काम करना शुरू करे।
शाम को जब आरजू ऑफिस से वापस आती है तो कमला उसे ऑनलाइन काम के बारे में बताती है। अरे मैं कह रही हूँ आग लगे तेरी इस नौकरी में, कल ही जाकर रिजाइन अपने बॉस के मुंह पर मार कर आना। पूरा पूरा दिन ऑफिस में दिमाग खराब करा और सैलरी के नाम पर हाथ में आता क्या है, 20,000 रुपल्ली। अरे माँ जी, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? आपको पता है 3 साल से मेरी सैलरी नहीं बढ़ी है। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि सैलरी और प्रमोशन दोनों होने वाला है मेरा, और मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मुफ्त में बैठे बिठाए तो किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दे तू, मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू इस नंबर पर फोन करके पता कर। अरे आजकल लोग घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, गधा मजदूरी करने का समय अब चला गया है। इस नंबर पर बात करके देख क्या बताते हैं वो लोग। अगर घर बैठे काम हो सकता है तो क्या ज़रूरत है किसी की जी हजूरी करने की। घर में रहो, अपना घर संभालो और 4 पैसे भी आएंगे। और तू जोड़ कर देख ले, 4,000 रोज़ के हिसाब से कितना बनता है, महीने का 1.25 लाख रुपया। मैं तुझे 20,000 से सीधा 1.25 लाख कमाने का आइडिया दे रही हूँ और तू उस 20,000 की नौकरी के चक्कर में फंसी हुई है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। अगर वाकई रोज़ के 4,000 कमा सकते हैं तब तो महीने का 1.25 लाख हो गया। मैं आज ही इस नंबर पर बात करके देखती हूँ। आरजू सास के बताए हुए नंबर पर कॉल करती है। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम सर्विस में आपका स्वागत है मैडम। आपने बिल्कुल सही जगह पर कॉल किया है। हमारी कंपनी के साथ जुड़कर आप हर दिन 4,000 रुपये तक कमा सकते हैं, और उसके लिए कोई 8 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिन का 2 से 3 घंटा समय निकालना होगा और आराम से 3 से 4,000 कमाइए। ये स्मार्ट लोगों के लिए ही है। आने वाले टाइम में लोग इसी तरह की जॉब्स को प्रेफर करने वाले हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए जिन्हें घर परिवार बच्चे सब कुछ एक साथ देखना होता है। उनके लिए तो इससे अच्छी कोई जॉब हो ही नहीं सकती। अच्छा, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं मैडम, आप अपने डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब हमें भेज दीजिए। मैं आपको अपनी कंपनी के साइट पर रजिस्टर कर देती हूँ, और फिर मोबाइल के थ्रू आपको 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस भेजते रहेंगे। आप करते जाइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ वीडियो आपके पास आएंगी, आपको उन्हें देखकर उस पर लाइक कमेंट करना है। और आपको तो जॉब का एक्सपीरियंस भी है, इसलिए हम आपको कॉलिंग जॉब भी ऑफर कर सकते हैं, जिसमें आपको नए लोगों की क्वेरीज वगैरह का आंसर करना होगा। आप कर पाएंगी ना? हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे रजिस्टर कर दीजिए। मैं कब से काम स्टार्ट कर सकती हूँ? मैं आज आपको रजिस्टर कर देती हूँ, कल से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये लीजिए माँ जी, यहाँ तो वाकई अपना काम बन गया। देख, अब तू सबसे पहले जाकर ना रिज़ाइन करके आ। सबसे ज़्यादा तो मैं तेरी नौकरी से दुखी हूँ, वरना किसी दिन मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। उसी दिन आरजू ऑनलाइन साइट पर रजिस्टर कर लेती है और साइट वाले काम भेजना शुरू कर देते हैं। जैसा कि कॉलर की तरफ से बताया गया था, कुछ घंटे के काम के बदले पहले ही दिन उसे 4,000 का पेमेंट रिसीव हो जाता है। माँ जी, देख रही हैं आप, सच में मेरे पहले दिन का पेमेंट भी आ गया। अरे तो तुम मुझे ऐसी पागल समझ रही थी क्या? मेरे कहे में चलेगी ना तो हमेशा सुखी रहेगी। अब तो ये बता, ऑफिस में रिज़ाइन देने कब जा रही है? ठीक कह रही है माँ जी, मैं अभी ना थक गई हूँ 10 घंटे की नौकरी करके। अमित से बात करती हूँ, कल ही जाकर रिज़ाइन दे देती हूँ। अमित, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अच्छी खासी नौकरी है तुम्हारी, और 1-2 महीने में प्रमोशन भी हो जाएगा, सैलरी भी बढ़ जाएगी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? दिमाग ठिकाने पर ही है, तभी तो नौकरी छोड़ने की बात कर रही हूँ। देखो, मैं ऑफिस चली जाती हूँ, पीछे से माँ जी घर पर अकेली रह जाती हैं। घर के काम उन्हें करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से रोज़ रोज़ घर में कलेश होता है। अरे तो माँ को खुश करने के लिए तुम नौकरी छोड़ रही हो? माँ को खुश करने की बात नहीं है, मैंने कमाई का एक दूसरा जरिया ढूंढ लिया है। अरे माँ जी ने मुझे ऑनलाइन वर्क के बारे में बताया था, मैंने वहाँ पर कॉल करके रजिस्टर कर लिया। ये देखो, पहले दिन ही मेरे अकाउंट में 4,000 आ भी गए। अगर हम रोज़ के 4,000 कमा सकते हैं तो फिर ये 20,000 की नौकरी के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? अरे हम भी आराम से 2-3 घंटे काम करेंगे और ज़िंदगी के मज़े लेंगे। मुझे तो तुम्हारा डिसीजन कुछ ठीक नहीं लग रहा। सोच लो, अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी छोड़ना कोई समझदारी का काम नहीं होता। अमित, तुम समझ नहीं रहे हो। कहाँ 20,000 की नौकरी और कहाँ 1.25 लाख रुपए। रोज़ के 4,000, मतलब समझ रहे हो, महीने का 1.25 लाख रुपया। पैसा कमाना इतना आसान होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। और अगर हम जीवन भर ये 20-20 हज़ार की नौकरी के चक्कर में पड़े रहेंगे ना तो मजदूर बनकर रह जाएंगे। बड़ा सोचो, सेलिब्रिटीज़ को ही देख लो, पूरा पूरा दिन पार्टी करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, उसके बाद भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना। स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, और आजकल डिजिटल ज़माना है। ऑनलाइन काम करके अगर पैसा मिल रहा है तो फिर ज़्यादा मजदूरी करने की ज़रूरत क्या है?
चलो ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो तुम जॉब छोड़ दो, देखते क्या होता है। आरजू रेजिग्नेशन लेटर लिखकर अपने ऑफिस जाती है। सर, मैं नौकरी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, ये रहा मेरा इस्तीफ़ा। अचानक ऐसा क्या होगा? कोई हेल्थ इश्यू है तो तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो, नौकरी क्यों छोड़ रही हो? ससुराल वाले नौकरी छोड़ने का दबाव तो नहीं बना रहे ना तुम्हारे ऊपर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये छोटी मोटी जॉब करने का ना मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। महीने का 1.25 लाख रुपया मिल रहा है मुझे। कोई बेवकूफ़ी होगा ना 1.25 लाख की नौकरी छोड़कर ये 20,000 की नौकरी में अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगा। रियली? तुम्हें सीधा 1.25 लाख रुपए सैलरी वाली नौकरी मिल गई? हमें भी तो पता चले ऐसा क्या काम कर रही है तुम। आप नहीं समझेंगे सर, वो अपॉर्चुनिटी ना सबके लिए नहीं है। देखो आरजू, तुम कंपनी की एक अच्छी एम्प्लॉय हो, मैंने तो तुम्हारा नाम प्रमोशन के लिए भी रेकमेंड किया था, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कहीं और काम करके 1.25 लाख रुपए महीने के कमा सकती हो तो तुम खुशी खुशी ये नौकरी छोड़कर जा सकती हो। फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि एक बार और सोच लो, मंदी का दौर है, नौकरियाँ आसानी से मिल नहीं रही। कंपनी को तो कैंडिडेट मिल जाएगा लेकिन तुम्हें नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। 1.25 लाख के आगे अब आरजू को अपनी 20,000 की नौकरी टाइम वेस्ट नज़र आ रही थी, इसलिए बॉस की बातों पर गौर किए बिना आरजू अपने घर आ जाती है। अगले 1 सप्ताह तक हर रोज़ आरजू कुछ घंटे के लिए मोबाइल पर काम करती और बदले में 4,000 उसके अकाउंट में आ जाते। फरीदाबाद शहर में राजेंद्र अपनी पत्नी महिमा के साथ रहा करता था। उसके 2 बेटे थे, संजय और ललित। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। संजय की शादी गीता से हुई थी और ललित की शादी रानी से। ये इन 6 लोगों का एक मध्यम वर्गीय सुखी परिवार था। बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? कभी कभी बुलाओ तो दोनों में से एक नहीं आती और कभी कभी दोनों भागे चली आती है। मैं तो इसलिए चली आई क्योंकि रानी आपकी आवाज सुनने पर भी नहीं आती है ना। हाय दीदी, कैसी बात कर रही हो? मैं तो मम्मी जी की आवाज सुनकर नंगे पैर दौड़ी चली आती हूँ। अरे जरा कम फेंका कर, सबको पता है तेरे बारे में। क्या पता है? अरे बंद करो अपनी बकवास तुम दोनों। मैंने जिस काम के लिए बुलाया वो सुनो। हाँ सॉरी मम्मी जी। बताइए ना मम्मी जी, क्या काम है? तुम में से कोई एक मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आओ। मम्मी जी, आप अपने मुंह से बता दीजिए कि किससे चाय बनानी है, वरना ये तो मुझसे ही कहेगी ना चाय बनाने को, क्योंकि मैं छोटी हूँ। तो तू ही बना ले। बस देख लिया ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा। रानी पैर पटकती हुई किचन में चाय बनाने चली गई। महिमा और गीता हंसने लगी। उनके घर में इसी तरह से हंसी ठिठोली चलती रहती थी और वहां सब लोग खाने के भी बहुत शौकीन थे। एक शाम की बात है जब राजेंद्र, महिमा, संजय, ललित, गीता और रानी सब मिलकर ड्राइंग रूम में बैठे थे। चाय और पकौड़ों का दौर खत्म हो चुका था और अब सब आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। अचानक ललित ने एक नई बात छेड़ दी। देखो, मेरा एक सुझाव है, क्यों ना आज हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर ले। वाह क्या बात है देवाजी, बहुत अच्छा आइडिया है। आज कुछ हटके खाने का मूड बन रहा है। हाँ दीदी, पिज्जा मंगवा लो या फिर बर्गर। मैं तो सोच रही थी कब ये दिन आएगा। ऑनलाइन खाना हमारे घर में, यह क्या बात हुई? हाँ भाई, अब क्या घर का खाना भी खाना छोड़ देंगे हम लोग? सही कह रहे हैं पापा, घर के खाने जैसा कुछ नहीं। ये ऑनलाइन खाना सिर्फ पैसे बर्बाद करने का तरीका है। अरे ससुर जी, कभी कभी बाहर का भी मजा लेना चाहिए। अब हर रोज तो नहीं मंगवाते ना। हाँ मम्मी जी, और सोचिए ना, आपको भी किचन में मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। मेहनत की तो बात ही मत करो, मेहनत करने से सेहत बनती है। ये ऑनलाइन खाना सिर्फ आलसी बनाने का काम करता है। अरे पापा, महीने में 1-2 बार तो कर ही सकते हैं ना। वैसे भी इस बार मेरा मन कुछ चाइनीज खाने का है। चाइनीज? यह सब फालतू की चीजें हैं। हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, जो घर में बना वही खा लिया। हाँ पापा जी, और तब शायद घर में बिजली भी नहीं होती थी। हाँ, शायद फोन भी नहीं। मजाक मत उड़ाओ, घर का खाना सबसे अच्छा होता है। बात खत्म करो, बाहर से खाना मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। महीने में 1-2 बार ठीक है, लेकिन अभी तो घर पर ही कुछ अच्छा बना लो। गीता, रानी और ललित ने हार मान ली और किचन की तरफ चल दिए। लेकिन किचन में पहुंचने से पहले वो दोनों मुड़ी और बोली, अच्छा पर बनाना क्या है? मम्मी जी ने तो कह दिया कुछ अच्छा बना लो, पर अच्छा होता क्या है? पनीर की सब्जी और पराठे? नहीं, कुछ हल्का बना लो, मूंग की दाल की खिचड़ी। चुप करो, आप तो और ही हो। मैं कहती हूँ कड़ी चावल बना लो। आहा, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। खाकर तो मोक्ष मिल जाएगा।
मेरा तो कहना है पूरी सब्जी बनाओ, वो सबसे बढ़िया होती है। पूरी सब्जी? पापा जी सच में? हाय, ये तो गरीबों वाला खाना है, भंडारों में बनता है और स्टेशन पर बिकता है। हाँ, और वैसे भी मम्मी जी ने कहा है कि कुछ अच्छा बनाओ, तो ये तो बहुत आसान चीज है। अच्छी चीज तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है ना, थोड़ी देर में बनती है, जैसे बिरयानी। हमारे जमाने में तो यही रॉयल डिश हुआ करती थी। और पापा शायद तब लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। सब हंसने लगते हैं और पूरी सब्जी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अजय आप तो रहने दो, आज बच्चों को कुछ अच्छा बना लेने दो, अपनी पूरी सब्जी बाद में खाना। ठीक है भैया, अब मैं क्या ही बोलूं, जो मन है वो बनाओ। पूरी सब्जी को लेकर मजाक और बहस के बाद भी घर में हंसी मजाक का माहौल बना रहा, लेकिन खाना क्या बनेगा इस पर गंभीर चर्चा हो रही थी। आखिरकार महिमा ने सबको शांत किया और कहा, चलो सब अपनी अपनी राय दो, लेकिन इस बार कोई ऐसी चीज बनेगी जो सबको पसंद आए। अब कोई मजाक नहीं, एक बार में तय करो कि खाना क्या बनाना है। पनीर बना लेते हैं, सबको पसंद आता है। हाँ, शाही पनीर बनाते हैं। दीदी मैं ग्रेवी तैयार कर दूंगी। ठीक है, तो बिना देरी किए फटाफट चलो किचन में। शाही पनीर का नाम सुनकर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रानी ने किचन में ग्रेवी तैयार करनी शुरू कर दी। गीता ने पनीर काटा और महिमा ने मसाले संभाले। राजेंद्र ने इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखा और फिर झुंझलाते हुए बैठ गया। ठीक है, बनाओ शाही पनीर, लेकिन याद रखना ये पूरी सब्जी जितना स्वादिष्ट नहीं होगा। पापा, पनीर शाही होता है, पूरी सब्जी तो बस अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। और तो चुप रहना, बोलने के लिए किससे कहा है। कुछ देर बाद शाही पनीर तैयार हुआ। पूरे घर में मसालों की खुशबू फैल गई। खाने की टेबल पर सभी ने अपने अपने प्लेट्स भर ली। वाह, मजा आ गया वे। रानी, तुमने तो ग्रेवी में जान डाल दी। नहीं जी, सबने मिलकर बनाया है। हाँ ठीक है, स्वाद तो अच्छा है वैसे। अच्छा, अरे पनीर लाजवाब है। आपको तो पूरी सब्जी चाहिए थी, इसके सामने तो वो कचरा है, कचरा। हाँ पापा, अब तो आपको मान लेना चाहिए कि पूरी सब्जी का जमाना गया। सबने मिलकर राजेंद्र का मजाक बनाना शुरू कर दिया। गीता और रानी ने भी चुटकी ली। इससे राजेंद्र को गुस्सा आ गया। बस करो, हर बात पर मेरा मजाक बनाना जरूरी है क्या। अरे बाबा बैठ जाइए, हम बस मजाक कर रहे थे। हाँ पापा, सॉरी, आइए बैठिए। ठीक है, लेकिन अब किसी ने पूरी सब्जी का मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और शाही पनीर का आनंद लेने लगे। कुछ दिन बाद सबको गीता के मायके में डिनर पर बुलाया गया। वहां गीता के माता पिता ने पूछा कि खाना क्या बनाए। अरे बताइए, आप लोग क्या बनवाए। संजय बेटा, तुम्हें क्या पसंद है। संजय कुछ बोलता उससे पहले राजेंद्र बोल पड़ा, और पूरी सब्जी बना लीजिए, ज्यादा मेहनत क्यों करनी। नहीं मम्मी, आप पापा जी की बात मत सुनिए, ये मजाक कर रहे हैं। हमारे घर में कोई पूरी सब्जी नहीं खाता। हाँ जी बिल्कुल सही, पापा तो बस अपनी पसंद थोप रहा है। सभी ने गीता की बात से सहमति जताई। सीमा ने दम आलू और छोले भटूरे बना लिए। राजेंद्र बेचारा चुपचाप बैठा रहा। खाने के दौरान उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। जब वे घर लौटे तो राजेंद्र ने अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। तुम लोगों को मेरे बात का कभी मान रखना ही नहीं होता, हर बार मेरी पसंद को नजरअंदाज कर देते हो। पापा ऐसा कुछ नहीं है, बस सबकी पसंद अलग होती है। पापा आप हर बार पूरी सब्जी की बात करते हैं, इसलिए फिर। तो क्या मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती। थोड़ी देर बहस चलती रही। आखिरकार महिमा ने सबको शांत किया। अब जो होना था वो हो गया, फालतू की बहस से कोई फायदा नहीं। चलो सब सो जाओ आप। महिमा की ललकार सुनकर सब धीरे धीरे अपने कमरे में चले गए। कुछ दिनों बाद संजय और ललित के ऑफिस के लोग, जिनमें उनका बॉस भी शामिल था, डिनर पर आए। राजेंद्र उस समय घर पर नहीं था। जब वो वापस लौटा तो उसने महिमा से मेहमानों के बारे में पूछा। ये लोग कौन है भाई। संजय और ललित के ऑफिस वाले लोग हैं। अच्छा, इन्हें खाने में क्या खिलाया, पूरी सब्जी बनाई कि नहीं। नहीं पापा, हमने इटालियन और चाइनीज बनवाया है। हाँ भाई, मुझे तो सिर्फ पूरी सब्जी पसंद है, ये चाइनीज फाइनीज मुझे बिल्कुल नहीं भाता। राजेंद्र का मुंह देखकर बाकी सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी संजय और ललित का बॉस बोल पड़ा। अरे संजय, तुम्हारे पिताजी तो बड़े पुराने जमाने के लगते हैं। पूरी जैसी चीज अब कौन खाता है, कितनी ऑयली होती है। छी 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 छी। सही कह रहे सर, पर अब मैं क्या ही बोलूं इन्हें। आप इन्हें जाने दो, ये लो आप पास्ता खाओ। हाँ भाई, लाओ।
राजेंद्र ये सुनकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह राजेंद्र का पुराना दोस्त मंगल उससे मिलने आया। मंगल गांव में रहता था। राजेंद्र मंगल को देखकर बहुत खुश हुआ। मंगल भाई आओ आओ, कितने दिन बाद आए हो, बैठो चाय पीते हैं। अरे भाई, तुम्हारे जैसे दोस्त को तो रोज मिलना चाहिए, पर शहर का ये चक्कर काटने का टाइम कहाँ मिलता है। अरे आज तुम आए हो तो तुम्हारे लिए खास इंतजाम होगा। महिमा, जरा 2 कप चाय और कुछ नाश्ता लाना। हाँ जी, अभी लाई। चाय नाश्ता करके मंगल वापस जाने लगा तो राजेंद्र बोला, अच्छा मेरे भाई, चलता हूँ मैं, फिर आऊंगा। अरे अभी कहाँ, इतने दिनों बाद आया है तो खाना खाकर जा। अरे छोड़ ना, फिर कभी आऊंगा। नहीं 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 नहीं, फिर कभी नहीं, आज और अभी। महिमा, पूरी सब्जी बना दो आज, अब कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि मेरा दोस्त आया है। जी महाराज, जैसा आप कहें। महिमा किचन में गई और अपनी बहुओं से बोली, देखो बहुओं, आज ये आदमी फिर से पूरी सब्जी का राग अलाप रहा है। मंगल के बहाने अपनी पसंद पूरी करवा रहा है। तो क्या करें मम्मी जी? चलो बना ही देते हैं, वरना ये तो पूरा दिन परेशान करेंगे। ठीक है, बना ही देते हैं, 2 मिनट का तो काम है। जब पूरी सब्जी बनकर तैयार हुई तो महिमा ने ताना मारा, लीजिए महाराज, आपकी पूरी सब्जी हाजिर है, अब जरा जल्दी खा लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। वाह, क्या खुशबू है। पूरी सब्जी तो सच में किसी भी 5 स्टार खाने से बेहतर है। अच्छा, तो ये 5 स्टार का मुकाबला कर सकती है? अरे भाई, ये तो सास बहू सीरियल के जैसा पुराना और बोरिंग खाना है। सच के पापा जी, ये सब सिर्फ आपको ही अच्छा लगता है, हम तो इसको देखते ही उलझन में पड़ जाते हैं। तुम लोगों की इस नए जमाने की आदत ही खराब है, कोई संस्कृति ही नहीं बची। मंगल, खा तू मजे से, ये लोग क्या समझेंगे पूरी सब्जी का महत्व। भाई तुम सही कह रहे हो, ये नई पीढ़ी बस पिज्जा बर्गर में ही उलझी रहती है, असली स्वाद तो पूरी सब्जी में ही है। महिमा, गीता और रानी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। दीदी चलो अंदर चले, पापा जी और इनके दोस्त की पूरी सब्जी की तारीफ सुनकर अब भूख ही खत्म हो गई है। अरे आओ, तुम लोग भी खा लो। ना बाबा ना, ये सब हम लोग नहीं खाते, हमने अपने लिए दूसरी चीज बनाई है, ये आपको ही मुबारक। मंगल के जाने के बाद राजेंद्र थोड़ा सुकून पाने के लिए टहलने निकला। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी श्यामलाल मिल गया। अरे भाई राजेंद्र, बड़े उदास लग रहे हो, सब खैरियत? क्या बताऊं श्यामलाल, घर में मेरी पसंद का मजाक बनता है, सबको लगता है पूरी सब्जी गरीबों का खाना है। अरे भाई, तुम क्यों उनकी बातों को दिल पर ले रहे हो? अब ये नई पीढ़ी है, उन्हें पुरानी चीजों की कद्र कहाँ। बात तो सही कह रहे हो, पर कभी कभी सोचता हूँ ये लोग मेरी पसंद का कभी तो मान रख लें। चलो चलो, अब इतना मत सोचो, घर जाओ और आराम करो। राजेंद्र को श्यामलाल की बातों से थोड़ी राहत मिली और वो घर लौट आया। कुछ दिन और बीत गए। रानी का जन्मदिन आ गया। घर में सुबह से ही चहल पहल थी। महिमा ने सबको इकट्ठा किया। सुनो, आज रानी का बर्थडे है, सब लोग अपने अपने कपड़े तय कर लो, और हाँ, घर की सजावट भी करनी है। अरे मैंने तो कपड़े प्रेस ही नहीं किए, अब क्या पहनूं? कोई बात नहीं दीदी, मेरी अलमारी से कुछ ले लो, लेकिन हाँ, मेरे कपड़े खराब मत करना। घर में सजावट भी की गई, सब बहुत खुश थे। तभी महिमा ने सबसे बड़ा सवाल उठाया, अब ये तो बताओ खाने में क्या बनाएंगे? मम्मी जी पापा जी से पूछ लो, वो कहेंगे पूरी सब्जी बनाओ, उनके लिए तो वही बर्थडे पार्टी की जान होगी। पूरी सब्जी, पूरी सब्जी। ये तो ना सही कहा। हम लोग कोई पिज्जा बर्गर टाइप बनवाएंगे। हर बार मेरी पसंद का मजाक क्यों बनता है? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ भाई। अरे पापा जी, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? हम आपको आपकी पूरी सब्जी खिलाएंगे, लेकिन मेहमानों को तो कुछ और चाहिए ना। ठीक है, जो बनाना है बनाओ, लेकिन मेरी बात को कभी तो मानो। बनाओ नहीं बनवाओ, हमने हलवाई बुलवाया था ना, वो क्यों नहीं आया अभी तक? कब बुलाया था? आज सुबह। कितने अक्लमंद हो तुम लोग। आज बर्थडे है तो सुबह बुलाया तुम लोगों ने हलवाई को। भगवान ही मालिक है तुम लोगों का। अरे आप चिंता न करो, अभी वो सारा सामान बताएगा, हम उसे लाकर देंगे और शाम तक बनाकर रख देगा। पार्टी तो शाम में 9 बजे होगी। दोपहर का समय हो गया था, लेकिन हलवाई अभी तक नहीं आया था। घर में हलचल मची हुई थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि अब क्या होगा। ये क्या बात हुई? मेरा बर्थडे है और हलवाई अभी तक नहीं आया, मैं ऐसे कैसे मना सकती हूँ बर्थडे? अरे रानी, थोड़ा सब्र रखो, मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ।
संजय भैया जरा ध्यान रखना, रास्ते में कहीं तुम खुद ना खो जाओ। चुप कर, मुझे सब पता है, हलवाई को लेकर आता हूँ अभी। संजय भागते हुए हलवाई को बुलाने चला गया। इधर घर में माहौल और गंभीर हो गया। अब अगर हलवाई नहीं आया तो क्या करेंगे? सभी मेहमानों को भुने चने खिलाएंगे क्या? अरे भाई क्या जरूरत है इतना सोचने की, पूरी सब्जी बनवा लो, सब खुश हो जाएंगे। पापा जी प्लीज, अब आपकी मजाक का वक्त नहीं है, मेरा बर्थडे है, कोई लोकल खाना नहीं चलेगा। मैं इटालियन, चाइनीज और जर्मन डेजर्ट चाहती हूँ। बेटा इतना महंगा खाना बनवाने से अच्छा है कि पूरी सब्जी ही खा लो, कम से कम मेहमानों का पेट तो भरेगा। इतने में संजय हलवाई को लेकर आ गया। हलवाई आते ही बोला, भैया इतना ताम झाम क्यों मचा रखा है, बताइए क्या बनवाना है? मुझे पिज्जा, पास्ता, मंचूरियन, नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, ब्लूबेरी चीज केक और जर्मन चॉकलेट ट्रफल चाहिए। अरे बिटिया ये सब तो होटल वाले बनाते हैं, हम तो शादी वाली दाल चावल पूरी सब्जी हलवा बना सकते हैं। अगर ये सब बनवाना है तो कम से कम 1.5 लाख का खर्चा होगा। ये सुनकर सबकी आंखें फटी रह गई। ललित ने चुटकी लेते हुए कहा, 1.5 लाख? रानी तो बर्थडे मना रही है या वर्ल्ड कप का फाइनल करवा रही है? रहने दे ये सब। रानी अब समझदारी दिखाओ, इतने पैसे बर्बाद करना ठीक नहीं है। जो साधारण खाना बनता है वही ठीक रहेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था पूरी सब्जी बनवा लो, सबका भला होगा। मेरा बर्थडे है, मैं जो चाहूं वही बनेगा। इतने में हलवाई बीच में बोल पड़ा, देखिए साहब, आपके ससुर जी की बात सही है, पूरी सब्जी बनवा लीजिए। मैंने आज तक जितने भी बड़े बड़े घरों में खाना बनाया है सब जगह यही तो बनता है, सबको पसंद आता है। ठीक है पापा, आपकी पसंद मान लेती हूँ, बनवा लीजिए पूरी सब्जी, लेकिन ये आखिरी बार है, कह देती हूँ। हलवाई ने फटाफट तैयारी शुरू कर दी। शाम होते होते सारे मेहमान आ गए। सबने पूरी सब्जी का आनंद लेना शुरू कर दिया। खाने की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, अरे भाई ये तो गजब का खाना है, कौन सा हलवाई है? ये हमारे पुराने हलवाई है, इनके हाथ में तो जादू है, जादू। सब लोग पूरी सब्जी एंजॉय कर रहे थे, पर रानी उदास थी। तभी रानी की दोस्त उसके पास आकर बोली, रानी तू भी खा ले, इतनी बढ़िया पूरी सब्जी मैंने कभी नहीं खाई। क्या सच में इतनी अच्छी है? ठीक है ला, मैं टेस्ट करती हूँ। रानी ने थोड़ा चखा और तुरंत ही चौंक पड़ी। हाँ, ये तो सच में लाजवाब है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पूरी सब्जी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। रानी को खाते देख बाकी घर वाले भी खाने लगे। सबने राजेंद्र की पसंद की तारीफ की। महिमा ने हंसते हुए कहा, राजेंद्र जी, आपको तो पहले ही मास्टर शेफ बना देना चाहिए था। पापा हमसे गलती हो गई, हमने आपकी पसंद का मजाक उड़ाया, माफ कर दीजिए हमें। अरे भाई माफी वाफी की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि पुराने ख्याल वाली चीजें भी कभी कभी सबसे अच्छी होती है। इतने में हलवाई ने चिल्लाते हुए कहा, साहब पूरी सब्जी खत्म हो गई है, लेकिन खाने वाले अभी भी लाइन में है, अब क्या करें? मैं अभी सब्जी और आटा लेकर आता हूँ, आप जल्दी से और बना दीजिए। सारा परिवार मिलकर हंसने लगा और माहौल खुशनुमा हो गया। उस रात हर कोई राजेंद्र की पसंद की तारीफ करता रहा। रानी ने धीरे से राजेंद्र के पास आकर कहा, पापा जी आपने जो आज सिखाया वो हमेशा याद रहेगा। अब मैं भी आपकी पसंद को समझने की कोशिश करूंगी। बेटा बस यही तो चाहिए था। खुशी वही है जहाँ सब मिलकर खाते हैं, चाहे वो पूरी सब्जी ही क्यों ना हो। आधी रात का समय था। अचानक ही अक्षरा को जोरदार प्यास लगती है और वो नींद में अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। जैसे ही वो अपने बालों में हाथ लगाती है, बालों का एक बड़ा सा गुच्छा उसके हाथ में आ जाता है और सर आधा खाली नजर आने लगता है। बालों का बड़ा सा गुच्छा अपने हाथ में आया देख अक्षरा दौड़ते हुए शीशे के सामने जाती है और अपना गंजा सर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो चौंक कर उठकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये कैसा डरावना सपना था। सुबह के 4 बज रहे हैं और कहते हैं कि 4 बजे का सपना सच हो जाता है। सर पर 4 ही बाल बचे हैं। अगर इसी तरह से कुछ दिन और मेरे बाल झड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे सर पर चमकता हुआ टकला ही बचेगा। हे भगवान, बिन बालों के कैसे दुनिया को मुंह दिखाऊंगी मैं। सुबह 4 बजे का सपना आने के बाद तो जैसे अक्षरा की नींद ही उड़ गई थी। आने वाले कई दिन वो बेचारी इंटरनेट पर बालों को फिर से उगाने और बालों को गिरने से रोकने के देसी उपाय देखने में ही बिता देती है। 2 महीने के बाद हजारों रुपए के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन सर के बालों ने तो जैसे झड़ने की कसम खा ली है। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े दावे, सबके सब खोखले। समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। अक्षरा कमरे में अकेले बैठी अपना सर धुन रही थी कि तभी उसकी सहेली का फोन आता है।
अरे अक्षरा, कैसी है तू? आजकल फोन भी नहीं करती। अरे अब क्या बताऊं यार तुझे, एक तो वैसे ही घर में इतना काम है, ऊपर से मेरे सर के बाल इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि कुछ दिनों में तुम लोग मुझे अक्षरा शर्मा नहीं, अक्षरा टकली के नाम से पहचानोगे। अरे कैसी बात कर रही है तू? अगर बाल झड़ रहे हैं तो कुछ कर ना, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर टकली होने का इंतजार क्यों कर रही है? तुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं होगा? अरे यार, अब तुझे क्या क्या बताऊं कि मैंने झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महंगे से महंगे प्रोडक्ट लगा लिए लेकिन कोई फर्क ही नहीं हो रहा। मेरे बाल और दुगनी तेजी से झड़ने शुरू हो गए। अब तू ही बता दे कि टकले होने का इंतजार ना करूं तो और क्या करूं? मेरी प्यारी सहेली, जितना इन महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे भागेगी ना, उतना ही बालों का सत्यानाश होगा। तो एक बार ना पैटर्न नोट करना, जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां, मेडिसिन और पुराने बड़े बड़े लोग मिलेंगे ना तुझे, वो सब तुझे बालों के लिए आंवला इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। तो सारे प्रोडक्ट्स को छोड़ और अपने बालों के लिए आंवला इस्तेमाल करना शुरू कर दे। फिर देखना तू आंवले का कमाल। तेरे बाल इतने अच्छे हो जाएंगे कि तू याद करेगी तुझे किसी ने तेरे झड़ते बालों को रोकने के लिए क्या सजेशन दिया था। क्या बात कर रही है तू? तेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम महंगे महंगे शैम्पू, तेल और कंडीशनर नहीं कर पाए, वो ये तेरा आंवला कर दिखाएगा? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तू जाकर गूगल से पूछ लेना। मेरी बातों पर तुझे यकीन नहीं है ना, तो गूगल से पूछ। अगर गूगल की बातों पर यकीन हो तो इस्तेमाल कर लेना। सहेली ने तो सलाह देकर फोन रख दिया था, लेकिन अब अक्षरा के मन में हलचल पैदा हो गई थी। अक्षरा उसी दिन आंवला के गुण और लाभों के बारे में गूगल पर सर्च करती है तो उसे आंवला के चमत्कारी गुणों के बारे में पता चलता है। बड़ी अनाड़ी निकली मैं तो, मुझे पता ही नहीं था कि सिर्फ आंवला इस्तेमाल करने से मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता है। उसी दिन अक्षरा बाजार जाती है और 1 किलो आंवला खरीद कर ले आती है। उसके साथ ही वो अपना पुराना तेल भी उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देती है और बालों में लगाने के लिए अच्छी कंपनी का आंवला तेल भी मंगा लेती है। अरे बहू, ये क्या 1 किलो आंवला, क्या करेगी इतने आंवलों का? मम्मी जी, आपको पता है ना मेरे कितने बाल झड़ रहे हैं, और जितना मैं बालों की टेंशन ले रही हूँ ना, बालों के झड़ने की स्पीड उतनी ही तेज होती जा रही है। आप ही बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं कोई भी शैम्पू, तेल, कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीकों से अपने बालों को गिरना रोकूंगी। और उसके लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंवला। अब आंवला ही मेरी नैया पार लगाएगा। तो अब से बालों में आंवले का तेल लगेगा और अचार, मुरब्बा सब कुछ आंवले का ही बनेगा, ताकि मेरे साथ साथ घर में बाकी लोगों के बाल भी मजबूत हो जाए। और आपको एक खास बात बताऊं, आंवला सिर्फ बालों के लिए फायदेमंद नहीं होता, इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पेट से लेकर स्किन, सारी तरह की बीमारियों को ठीक करता है ये आंवला। इसीलिए घर वालों की सेहत का ख्याल रखते हुए मैंने सोच लिया है कि अब से मैं आंवले का अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करूंगी। क्योंकि किसी समझदार आदमी ने कहा है कि संतरा को मुंह पर लगाने से ज्यादा उसको खाने से बेनिफिट्स मिलते हैं। आंवला आंवला चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आंवले का एक टुकड़ा मुंह में रख के देख, तेरी अकल ठिकाने ना आ जाए तो कहना आंवला खाना कोई मजाक है क्या? फिलहाल तो बहू अक्षरा बड़े ही जोश में थी, इसलिए बहुत जल्दी ही आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा वगैरह बनाकर तैयार कर लेती है और बालों में आंवले का तेल लगाना शुरू कर देती है 2 सप्ताह के बाद। नैतिक, देख रहे हो आप, आंवले ने चमत्कार कर दिया और जो काम हजारों रुपए के प्रोडक्ट्स नहीं कर पाए, वो मेरे 2 किलो आंवलों ने कर दिखाया। आप देख लो, मेरे बालों का झड़ना कम हो गया है और स्किन कितनी अच्छी हो गई है ना। इसका मतलब अब ये जो आंवले का अचार और मुरब्बा खिलाने का टॉर्चर था वो बंद हो जाएगा। आहा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। नैतिक, जिसे तुम टॉर्चर समझ रहे हो ना, वो कोई टॉर्चर नहीं है। उसी की बदौलत मेरे सर के बाल झड़ना कम हुए, और जिस चीज से मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है उसे मैं ऐसे ही छोड़ दूं? अरे कुछ तो लॉजिक लगाया करो। बल्कि अब तो मैं और भी ज्यादा आंवले का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने सोच लिया है कि हफ्ते में 1 दिन आंवले की सब्जी बनाया करूंगी। जितना ज्यादा आंवला कंज्यूम करेंगे ना हम लोग, उतनी ही हेल्दी रहेंगे। मुझे समझ में आ गया है कि ये सब जो बाल वाल झड़ने लगे हैं ना, वो सब हमारी डाइट के इश्यूज है। हम लोग अपनी डाइट ठीक कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी, और फिर हमें महंगे महंगे प्रोडक्ट्स में पैसे वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ अक्षरा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुमने बताया है ना, वो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा। अब तुम ये बताओ कि अगर एक आदमी की डाइट में आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या वो लोहे के सलिए खाना शुरू कर देगा? अरे ये कौन सा बेतुका लॉजिक हुआ? अगर आंवला से तुम्हारे बालों को फायदा मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम रोज 2 किलो आंवला खाओगी और वो खाने के बाद 4 दिन में तुम्हारे बाल घुटने तक लंबे हो जाएंगे। अरे हीलिंग में एक टाइम लगता है और उससे पहले कुछ नहीं हो सकता।
इसलिए बहुत ज्यादा हद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है वैसे चलने दो। और देखो तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि बिना अचार के मेरे गले से खाना नीचे नहीं उतरता। इसलिए मम्मी बहुत हो गया ये आंवले का नाटक, अब आप चुपचाप से मेरे लिए आम का अचार ले आइए। मैं तो नहीं लाने वाली कोई आम और नींबू का अचार, पहले अपनी बीवी को समझा। इतना बढ़िया अपने हाथ से आम का अचार डाला था मैंने, पर इसके सर पर तो ऐसा आंवला खाने का फितूर सवार हुआ कि खुद तो खा रही है पर जबरदस्ती पूरे परिवार को भी खिला रही है। और कहीं इसकी जानकारी के बिना हम लोग आम का अचार ना खा ले, इसलिए इसने पूरा 5 किलो का अचार का डब्बा उठाकर काम वाली को पकड़ा दिया। अब बेटा तेरी पत्नी जो खिला रही है वो खा ले, मुझसे अचार खरीदने के लिए कहने की कोई जरूरत ना है। किसी ने ठीक ही कहा है, जमाना बड़ा खराब आ गया है। किसी के भले के लिए काम करो ना तो लोग उल्टा ही समझते हैं। खैर जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने बालों पर फोकस करना है, वरना कल को मैं गंजी हो गई ना तो ये नैतिक ही घर के बाहर मेरे साथ पांव रखने में भी शर्मिंदगी महसूस करने लगेंगे। घर में आंवले के टॉर्चर से सभी लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि आंवले की चटनी, मुरब्बा और अचार के बाद बहू अक्षरा ने सप्ताह में एक दिन आंवले की सब्जी बनाना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मजबूरन सभी को उस दिन उपवास ही रखना पड़ता था, क्योंकि लाख कोशिश के बाद भी आंवले की सब्जी गले से नीचे नहीं उतर रही थी। 2 दिन बाद, मम्मी अभी तक तो बस अचार मुरब्बा मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन पता नहीं आपकी बहू खाने में ऐसा क्या मिलाने लगी है कि खाना भी खाने लायक नहीं बन रहा। ठीक कह रहा है बेटा, 2 दिन से तो मुझे भी खाना पसंद नहीं आ रहा। मैं तो इसलिए कुछ नहीं बोल रही कि अगर कुछ भी कहूंगी तो अक्षरा को यही लगेगा कि मैं बस उसके हाथ के बने खाने में कमियां निकालती हूँ। ऐसा करते ना, अक्षरा से आज बढ़िया सी पकौड़ियां बनवाते हैं, मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। अक्षरा चाय के साथ मसालेदार चटपटी सी पकौड़ियां भी बना लेना, मुंह का स्वाद ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है अभी बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद अक्षरा पकौड़ियां लेकर हॉल में आ गई थी। 1-2 पकौड़ियां खाने के बाद सभी के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। अक्षरा बेटा बुरा मत मानना, लेकिन ये अचानक हो क्या गया है तुम्हें? इतने सालों से खाना बना रही हो, अब क्या तुम्हें खाना बनाना भी सिखाना पड़ेगा? मम्मी इस समय अगर मैं घर में ना होता ना तो मैं एक बार को मान सकता था कि आप जानबूझकर इसे परेशान करने के लिए ये सब बोल रही हो, लेकिन वाकई अक्षरा ये पकौड़ियां खाने लायक बिल्कुल नहीं है। ये बताओ क्या डाला है इसमें ऐसा? इतनी कड़वी क्यों लग रही है? नमक की जगह करेले का जूस मिलाया है क्या इसमें? आप लोगों को ना बस हर समय किया कराया मिल जाता है ना, इसीलिए कमियां निकालना आता है। मैं भी तो खा रही हूँ ना यही खाना, मुझे तो कुछ कड़वा नहीं लग रहा। बेटा तुझे पकौड़ों का रंग भी कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा? मुझे पक्का यकीन है ये करेले का जूस ही मिला रही है, तभी ऐसा हरा हरा सा लग रहा है पकौड़े का रंग। गजब करती है माँ जी आप। अरे मैं कोई पागल हूँ क्या? रोटी की जगह घास खाती हूँ जो पकोड़े में करेले के पीस मिला दूंगी? बस आप इतना समझ लीजिए कि खाने में जो भी बदलाव हो रहा है वो हम सबके फायदे के लिए हो रहा है। भगवान के लिए मुंह खोलकर बताओगी तुमने इन पकोड़ों के साथ ऐसा क्या किया है, या सिर्फ पहेलियां ही बुझाती रहोगी? ठीक है बता रही हूँ, मैंने अपना कुकिंग ऑयल रिप्लेस कर दिया है। आज से हम लोग सरसों के तेल में बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, बल्कि आंवले के तेल में बना हुआ खाना खाएंगे। क्या कहा? आंवले के तेल में बना हुआ खाना? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आंवले का तेल सर पर लगाया जाता है, उसमें पकाकर खाना कौन खाता है? मैंने तो आज से पहले कभी नहीं सुना कि कोई आंवले के तेल का खाना खाता हो। तभी मैं कहूं खाने में से अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? ऐसा है ना, ज्यादा नखरे दिखाने का मन हो तो खुद उठो और जिसको जैसा बनाना हो बना लो। मैं बनाऊंगी तो अपने हिसाब से खाना बनाऊंगी, मैंने कह दिया तो कह दिया। इतना कहकर अक्षरा पैर पटकते हुए वापस रसोई में चली जाती है और गुनगुनाते हुए फिर से पकौड़े उतारने लगती है। बेटा आज तक तो मुझे शक था, लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया है कि सिर फिर है तेरी बीवी। मुझे तो लग रहा है बालों के साथ अकल भी झड़ गई है इसकी। कहीं ढंग के डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवा ले इसका, वरना इसके साथ साथ हम भी पागल घोषित कर दिए जाएंगे। मम्मी एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, ऊपर से आप बातों में छौंका लगाती रहती हो। मुझे सोचने तो दो कि ये सब ठीक कैसे होगा। इससे तो वाकई जीना मुश्किल करके रख दिया है। रोज रोज एक नया तुरा पकड़कर बैठ जाती है। सुबह के समय चिंटू जोर जोर से रो रहा था, जिसकी आवाज सुनकर उसकी दादी हॉल में आती है। क्या हुआ चिंटू बेटा? दादी देखो ना, मम्मी सुबह सुबह मेरे सर में आंवले का तेल ठोक रही है। रोज मुझे आंवले का तेल लगाकर चंपू बनाकर स्कूल भेज देती है, और आपको पता है मेरे बालों में से इतनी तेज स्मेल आती है, क्लास का कोई बच्चा मेरे पास नहीं बैठता।
कल तो टीचर मुझे बोल रही थी इतना सारा तेल बालों में लगाकर स्कूल मत आया करो, पूरी क्लास में बदबू आती है। अरे बहू ठीक ही तो कह रहा है बच्चा, इतने बड़े अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ता है और तू उसे आंवले का तेल ठोक कर चंपू बनाकर स्कूल भेज रही है। तुझे तेल लगाना है तो रात में लगाया कर उसके सर में और सुबह नहला दिया कर। अब तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को भी ये सब समझाना पड़ेगा क्या? माँ जी, मैं जो कर रही हूँ ना, आप सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। आपको पता भी है, जब बचपन से ही बाल मजबूत रहेंगे तो आगे चलकर बाल झड़ने की समस्या नहीं आएगी। अरे बहू, तेरे आगे तो वही वाली बात हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता। तुझे इस समय किसी की कोई भी बात समझ में ही नहीं आ रही। आंवले का फितूर सवार हो गया तेरे सर पर। अगले दिन दोपहर के लगभग 11 बजे थे, तभी अक्षरा की सास के पास पड़ोस की एक महिला मिलने के लिए आती है। अरे निर्मला बहन, बैठिए बैठिए, कैसी हैं आप? बस कृपा है ऊपर वाले की, हाथ पैर चल रहे हैं। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अरे बस बहन जी, हम भी ठीक है। रुकिए, बहू से कहकर आपके लिए चाय बनवाते हैं। बहू, 2 कप चाय बना दो जरा। सिर्फ चाय क्यों माँ जी, थोड़ी सी चिप्स भी छान देती हूँ ना मौसी जी के लिए। अरे कोई जरूरत नहीं है, तो नमकीन बिस्किट ले आ, वही बहुत है। अरे बहन, अब बहू का मन है तो छान लेने दो ना, क्या परेशानी है? हम तो चिप्स पापड़ भी खा लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नमकीन बिस्किट खाकर ही नाश्ता होता है। ठीक है माँ जी, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। एक बात बताओ बहन जी, ये आपके घर में से कुछ अजीब सी महक आ रही है। किस चीज की महक है ये? मतलब बदबू है ये। बैठना मुश्किल हो गया है आपके कमरे में, बुरा मत मानिएगा। अरे वो बच्चे हैं ना, आजकल रूम फ्रेशनर लगा देते हैं, उसी की महक है। हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, आजकल के बच्चों की चॉइस हम लोगों से थोड़ी अलग होती है। ये किस तरह का रूम फ्रेशनर है? रूम फ्रेशनर से तो अच्छी महक आती है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आंवले का एक डब्बा भर के तेल उड़ेल दिया हो। सच्ची में बहुत तेज महक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बहन जी, महक तो ये आंवले के तेल की है, लेकिन अब आपको किस मुंह से अपने घर की राम कहानी सुनाए। निर्मला और अक्षरा की सासू माँ भी बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में अक्षरा चाय नाश्ता लेकर हाजिर हो जाती है। पड़ोसन चाय पीने के बाद जैसे ही 1-2 चिप्स मुंह में डालती है, तरह तरह के मुंह बनाने लगती है। अरे बहन जी, इस बदबू में तो किसी तरह बैठ गई थी, लेकिन ये बताइए चिप्स में से कैसे महक आ रही है? और सिर्फ महक ही नहीं, इसका तो टेस्ट भी बड़ा बेकार है। बहू, ये एक्सपायर तो नहीं हो गए थे चिप्स? नहीं आंटी जी, बिल्कुल ताजा है, मैंने घर में बनाया है, एक्सपायर होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, लगता है मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया है। माफ करना बेटा, मुझसे नहीं खाए जाएंगे, मैं बस चाय पी लेती हूँ। और सही बताऊं तो कमरे में ना अजीब सी महक आ रही है, ऐसा लग रहा है दिमाग में चढ़ गई मेरे तो। मैं फिर आऊंगी बहन आपसे मिलने, अभी तो चलती हूँ। पड़ोसन जल्दी जल्दी किसी तरह चाय खत्म करती है और उठकर वहां से अपने घर की ओर निकल जाती है। देख लिया तूने, ये सब तेरे आंवले के तेल की करामात है। अरे अभी भी समय है, सुधर जा। ये तो हम लोगों की हिम्मत है कि तेरे आंवले के तेल में पका हुआ खाना खा रहे 3-3 टाइम, वरना देख ले निर्मला बहन से एक निवाला तक खाया नहीं गया। उसी रात, अक्षरा, आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन वो सरप्राइज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए मैंने आज बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। अच्छा, मैं भी आपकी सरप्राइज के लिए रेडी हूँ। तो फिर ठीक है, आंखों पर पट्टी बांधकर तुम रूम में वेट करो। आज तुम्हारे लिए डिनर मैं बनाऊंगा और वो एकदम स्पेशल डिनर होगा, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और तुम देखना तुम्हारे सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे। अरे वो तुम्हारा आंवले का तेल भी फेल है उसके सामने। 1 घंटे बाद नैतिक खाना बनाकर तैयार कर देता है, जिसे अक्षरा खाती है तो 2 निवाला खाने के बाद ही उसके मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। नैतिक, सच सच बताओ, क्या डाला है तुमने खाने में? इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? अरे ये गलत बात है ना अक्षरा, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम खाने में कमियां निकाल रही हो। पति की बात सुनकर अक्षरा उसका दिल रखने के लिए मन मारकर पूरा खाना खत्म कर लेती है। 1 घंटा भी नहीं बीतता कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में उल्टी और दस्त होने लगते हैं। अब तुम सच सच बताओ, तुमने इस खाने में ऐसा क्या मिलाया था जिसे खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई? अक्षरा, मैंने तो इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं मिलाया जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। मैंने तो सिर्फ कैस्टर ऑयल में तुम्हारा खाना बनाया था, और तुम्हें पता है कैस्टर ऑयल बालों के लिए वरदान होता है, वरदान। आंवले का तेल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है डॉक्टर रिकमेंड करता है कैस्टर ऑयल। है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कैस्टर ऑयल में खाना कौन बनाता है? तुम्हें पता भी है कितना गर्म होता है वो?
अब आंवले के तेल में खाना कौन बनाता है? आंवले का तेल भी बालों में लगाने के लिए ही तो होता है। लेकिन तुम उसमें बना हुआ खाना भी तो हमें पिछले 1 महीने से खिला रही हो ना। तो अगर आंवले के तेल में खाना बन सकता है तो कैस्टर ऑयल में भी बन सकता है, और उसके तो हेल्थ बेनिफिट भी आंवला से ज्यादा ही है। क्यों, ठीक कहा ना? पति की बात सुनकर अक्षरा को अपनी गलती समझ में आ गई थी और उस दिन के बाद उसने आंवले के तेल का फितूर छोड़ दिया था और अब वो एक बार फिर से सरसों के तेल में खाना बनाने लगी थी। अमरोहा शहर में वर्मा परिवार रहता था, जिसके मुखिया लालाराम आड़त वाले थे। उनकी आड़त की दुकान पूरे अमरोहा शहर में मशहूर थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी शांति देवी, बड़ा बेटा यश, मंझला बेटा प्रदीप और छोटा बेटा नवीन था। इसके अलावा उनकी 2 बहुएं भी थी। बड़ी बहू का नाम था गौरी और मंझली बहू का नाम था आनंदी। नवीन अभी कमा रहा था। रात के 11 बज गए हैं, नवीन कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम्हारा बेटा है, तुम जानो। अकेले मेरे का ही बेटा है ना, उसमें आपका तो कोई हाथ नहीं है। अरे कहना क्या चाहती हो? मैंने कोई उसे जीपीएस ट्रैकर थोड़ी ना लगा रखा है जो मुझे पता होगा कि वो कहाँ है। आपसे ना बात करना ही बेकार है, आप बस लड़ना शुरू कर देते हो। मेरे कहने का मतलब है रात हो गई अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। अरे वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है, और फिर अभी कमा रहा है तो घूमेगा ही ना। शादी होकर तो खूंटे से बन जाएगा। अच्छा जी, आप खूंटे से बंधे हैं क्या? ऐसा ही समझ लो। शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। सही कहा भैया ने। सीरियसली, आप लोगों को लगता है कि लड़के शादी के बाद खूंटे से बनते हैं? सच पूछो तो खूंटे से तो बेचारी लड़कियां बनती है। क्यों मम्मी जी? हाँ बिल्कुल, हम लड़कियां तो शादी से पहले और बाद हमेशा खूंटे से ही बंधी रहती हैं। अरे जाओ जाओ, हमारी खोपड़ी पर चढ़कर जो तुम तांडव करती हो उसका क्या? उन लोगों की बहस बढ़ती चली गई और तभी नवीन घर वापस आ गया। और इसीलिए मेरा शादी करने का मन ही नहीं करता। मैं ये महाभारत नहीं कर पाऊंगा। अरे बेटा तू आ गया? हाँ आ गया, और आप लोगों की लड़ाई भी देख ली। और ये कोई लड़ाई थोड़ी ना है देवर जी, ये तो बस अनबन है। और इस अनबन का क्या मज़ा है वो आप शादी के बाद ही समझ पाओगे। मुझे नहीं समझना। अरे ऐसा मत बोल बेटा, हम तो तेरे लिए लड़की देखना शुरू करने वाले हैं। अच्छा तो करो, मैं तो एवर रेडी हूँ। भाई मैं मजाक कर रहा था ताकि आप लोग जल्दी करो। बहुत नटखट है तो। नवीन की शादी की बात सुनकर सबसे ज्यादा खुशी गौरी और आनंदी को हुई, क्योंकि उन दोनों की कामचोरी बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन सुबह की तैयारी में रात को शांति देवी ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर समझाया। सुनो गौरी, आनंदी, कल सुबह जल्दी उठ जाना, घर की सफाई करनी है, कुछ मेहमान आ रहे हैं। जी मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। दोनों ने बड़ी आसानी से हाँ तो कह दिया, लेकिन मन ही मन सफाई के ख्याल से ही बोर हो गई। बहरहाल रात को सब सो गए। सुबह हुई, लेकिन दोनों बहुओं का कहीं पता ही नहीं। शांति देवी जब गौरी को उठाने गई तो, गौरी तू अभी तक पड़ी सो रही है, उठ जा। अरे मम्मी जी, मुझे लगा आनंदी उठ गई होगी। क्या? तूने उठने के बजाय ये सोचा कि कोई और उठेगा? चल उठ। फिर गुस्से में शांति देवी आनंदी के कमरे में गई। आनंदी तू भी अपनी जेठानी जैसी है, चल उठ जा। मम्मी जी, मुझे लगा गौरी दीदी उठ गई होंगी। तुम दोनों की दोनों आलसी हो, उठो जल्दी। दोनों बहुएं आखिरकार उठी और ताज़ा होकर रसोई में पहुंची, लेकिन नींद तो अभी भी पूरी नहीं हुई थी। ये चाय बनाने का काम ना बड़ा थका हुआ है। हाँ दीदी, मेरी तो आंखें बंद हो रही है। और बस अगले ही पल दोनों खड़े खड़े सो गई। चाय उबलकर पूरी पतीले से बाहर आ गई। जब काफी देर तक चाय नहीं आई तो शांति देवी ने आवाज लगाई, चाय कहाँ है? दोनों कहाँ मर गई? मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। जब शांति देवी रसोई में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। पतीली खाली थी और दोनों बहुएं गहरी नींद में थी। गौरी, आनंदी, उठो, ये क्या हालत बना रखी है? अरे हाय राम, मम्मी जी वो ना नींद में गलती हो गई। मम्मी जी अगली बार नहीं होगा, सॉरी सॉरी। इतनी चीनी पत्ती बर्बाद कर दी और सॉरी का राग अलाप रही हो। अब तुम दोनों का क्या करूं मैं? एक काम चोर तो दूसरी महा काम चोर। चलो फटाफट ये साफ करो और दोबारा चाय बनाओ। शांति देवी ने उन्हें खूब फटकारा और फिर चाय पीने के बाद सफाई करने को कहा, लेकिन सफाई में भी बहुएं अपना आलस दिखाने से बाज नहीं आई। आनंदी, ये सफाई का काम बड़ा बोरिंग है। हाँ दीदी, मेरी तो कमर टूट गई। अगर हमारी देवरानी आ जाए तो सारा काम उसी से कराएंगे।
सही कहा दीदी, नवीन की शादी ना अब जल्दी हो जानी चाहिए। काम खत्म करने के बाद दोनों बहुएं आराम से बैठी और बातचीत शुरू हो गई। आनंदी, हमें ना अब नवीन की शादी जल्दी करानी होगी। हाँ दीदी, देवरानी आएगी ना तो सारा काम उसी के सिर डाल देंगे और हम आराम से रानी की तरह बैठेंगे। सीरियसली, सारा काम देवरानी से करा लेंगे। सही कहा। अगली सुबह शांति देवी ने सबको बुलाया और कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। अरे मम्मी, कहाँ जाना है? मंदिर या फिर रिश्तेदारों के यहाँ? हमें नवीन के लिए लड़की देखने जाना है। ये सुनकर गौरी और आनंदी के चेहरे खिल उठे। गौरी ने आनंदी से धीरे से कहा, लो भाई, अब तो बंधने वाली रस्सी मिलने वाली है। हाँ, अब हमारी मदद करने वाली कोई आ ही जाएगी। सब लोग तैयार हुए और मीना के घर पहुंचे। मीना की माँ ने सभी का स्वागत किया और कहा, ये मेरी बेटी मीना है, सब इंस्पेक्टर है और जल्दी ही इंस्पेक्टर बनने वाली है। ये सुनकर शांति देवी, लालाराम, यश और प्रदीप तो खुश हो गए। सबने मीना की तारीफ करनी शुरू कर दी। अरे वाह वाह, क्या बात है, आपकी बेटी तो बहुत बहादुर है। बहुत बढ़िया, आजकल लड़कियां भी घर का नाम रोशन कर रही हैं। नवीन, अब तो तेरी जिंदगी सेट है भाई। क्या भैया, अब भी जी आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन गौरी और आनंदी के मन में खलबली मच रही थी। गौरी ने धीमे से कहा, ये तो ऑफिस में रहेगी, घर का काम कौन करेगा? और ये पुलिस वाली है, इस पर तो रॉब भी नहीं चला पाएंगे, उल्टा हमें ही लॉकअप में डाल देगी। अरे तो अब क्या करे? कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों ने तय किया कि नवीन को भड़काएंगी। मौका पाकर गौरी ने नवीन के कान में कहा, देवर जी, पुलिस वाली से शादी करोगे तो सोचना, गलती से कुछ कर दिया तो सीधे हवालात पहुंच जाओगे। और ऐसी लड़कियों को लोग मर्द कहते हैं। सब कहेंगे नवीन ने आदमी से शादी कर ली। अब नवीन घबरा गया। सच? पुलिस वाली बहुत तेज होती है। और सोचो, घर पर काम कौन करेगा? पूरी जिंदगी झाड़ू पोछा तो तुम्हें ही करना होगा। नवीन को उनकी बात सही लगी। उसने शांति देवी से कहा, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। क्यों? बस नहीं पसंद, आप मना कर दो ना। शांति देवी ने परेशान होकर मीना की माँ को बहाना दिया। माफ़ कीजिए, मेरे बेटे की सैलरी आपकी बेटी से कम है, ये रिश्ता सही नहीं रहेगा। अरे ये क्या बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं। वो लोग वापस आ गए। गौरी और आनंदी ने चैन की सांस ली। फिर कुछ दिनों बाद पंडित जी ने फ़ोन किया। शांति देवी जी नमस्ते, एक अच्छा रिश्ता है, आज आ सकते हैं क्या आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, कहाँ आना है बताइए। सब लोग रेस्टोरेंट में मिल लीजिए। ठीक है, शाम को 5 बजे आते हैं। शांति देवी ने परिवार को इस बारे में बताया और सब 5 बजे रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां सीमा नाम की लड़की आई। वो बेहद खूबसूरत थी। ये तो सुपर मॉडल लगती है। सच में? सीमा, क्या तुम घर के काम जानती हो? हाँ, मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है। अरे वाह, अरे वाह। इतना ही नहीं, मेरी बेटी जॉब भी करती है, कभी दिन में ड्यूटी रहती है तो कभी रात में। सर्वगुण संपन्न है मेरी सीमा। ये सुनते ही गौरी और आनंदी का माथा ठनक गया। हे भगवान, ये तो हमारी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। ये जॉब वाली दिन रात की शिफ्ट में रहेगी तो घर का क्या होगा? दोनों ने शांति देवी को भड़काने की ठान ली। मम्मी जी, ये जॉब वाली लड़कियां ना घर का नाश कर देती हैं। और सोचिए, ये रात की ड्यूटी करेगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शांति देवी को ये रिश्ता पसंद आ रहा था, लेकिन उनकी बातों से वो भड़क गई। अब माफ़ कीजिए, हमारी सोच नहीं मिलती, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। अरे पर अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। रिश्ता खत्म होते ही गौरी और आनंदी ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा कि उनका काम कुछ और दिन के लिए टल गया। उनका प्लान था कि नवीन के लिए ऐसी लड़की ढूंढे जो उनके इशारों पर नाचे। कुछ दिनों बाद शांति देवी के घर उनकी पड़ोसन संगीता आई। हमेशा की तरह वो हंसी मजाक करने लगी। अरे दीदी, घर में कोई त्योहार है क्या? सब ऐसे मुंह बनाए बैठे हैं जैसे मटके में खट्टा दही रखा हो। अरे नहीं, बस जिंदगी ऐसे ही चल रही है। संगीता ने गौर किया कि शांति देवी बहुत सीरियस लग रही है। उसने पूछा, दीदी कुछ हुआ है क्या? आपकी ये चुप्पी तो बिल्कुल भी नहीं जचती। अब क्या बताऊं संगीता, नवीन के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। 2 रिश्ते आए लेकिन दोनों में कुछ न कुछ कमी निकल आई। अब तो मन उदास हो गया है। अरे दीदी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक लड़की का नाम सुझाऊं? हाँ ज़रूर। कौन है वो लड़की? मेरी सहेली की बेटी तारा।
बहुत सुंदर और संस्कारी है। आप मिलेंगी तो खुद मान जाएंगी। शांति देवी के चेहरे पर खुशी लौट आई। तुम सच कह रही हो? तो उन्हें मेरे घर बुला लो प्लीज़। हाँ, तो अगले रविवार को उन्हें लेकर आती हूँ। आप बस खुश रहा करो, उदास अच्छी नहीं लगती हो। ये कहकर संगीता चली गई। संगीता के जाते ही पूरे घर में हलचल मच गई। सभी तारा और उसकी माँ के स्वागत की तैयारी में लग गए। गौरी और आनंदी भी व्यस्त हो गई। हालांकि उनके मन में फिर कोई साजिश पक रही थी। चलो इस बार देखते ये तारा कैसी है, लेकिन अगर ज़्यादा होशियार निकली ना तो इसे भी चलता कर देंगे। हाँ दीदी, हमें तो ऐसी देवरानी चाहिए जिससे हम सारा काम करा सके, कोई ओवर स्मार्ट आंटी नहीं। हाँ हाँ, एक बार आने दो ऐसी लड़की, फिर अपना काम भी देवरानी से ही करा लेंगे। रविवार आया और साथ ही आई संगीता अपनी सहेली और उसकी बेटी तारा को लेकर। तारा बेहद सुंदर, संस्कारी और हंसमुख थी। लाला राम ने तारा को देखते ही कहा, अरे वाह, ऐसी लड़की तो कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। क्या खाकर पैदा किया है इसे आपने? अरे भाई साहब, क्या आप भी। तभी गौरी बीच में बोली, तारा जी, क्या आप घर के कामकाज जानती हैं? जी दीदी, खाना बनाना, सिलाई बुनाई सब आता है। ये सुनकर गौरी और आनंदी मन ही मन बहुत खुश हो गई। लेकिन तभी तारा ने ऐसी बात कही जिससे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मुझे 6 महीने जंगल में और 6 महीने अपने घर पर रहना होता है। ये सुनकर गौरी और आनंदी के होश उड़ गए। गौरी ने आनंदी से धीरे से कहा, ये तो बड़ा ही अनोखा मामला है। 6 महीने जंगल में रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? ये संगीता चाची पागल है जो इसे उठा लाई। हद हो गई भाई। दोनों ने तुरंत साजिश रची। मौका पाकर उन्होंने लालाराम और शांति देवी को अंदर बुला लिया। फिर यश और प्रदीप को कुछ लाने के बहाने बाहर भेज दिया। नवीन को भी कुछ खास काम से अपने रूम में भेज दिया। अब जब वो तारा और उसकी माँ के साथ अकेली रह गई तो उन्होंने अपने जहरीले तीर चलाने शुरू कर दिए। आंटी जी, एक बात बताएं, क्या आप नवीन के बारे में सब जानती हैं? नहीं, क्यों? अरे हम तो कह रहे हैं आपको सोच समझ कर ये रिश्ता करना चाहिए। नवीन ना थोड़ा जुआरी है और कभी कभी शराब भी पी लेता है। और हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड्स तो कपड़ों की तरह बदलती रहती हैं। ये सुनकर तारा और उसकी माँ हैरान रह गई। अगर ये सच है तो हम यहाँ रुककर अपना समय बर्बाद क्यों करें? और संगीता, तुम हमें ऐसी जगह क्यों ले आई? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मुझे खुद इस बारे में पता नहीं था। नवीन तो बहुत अच्छा बच्चा था। आप लोग सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अरे सोचने जैसा कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं, चल तारा। वो तीनों तुरंत वहां से निकल गई। जब शांति देवी, लालाराम और नवीन वापस आए तो उन्होंने पूछा, तारा और उसकी माँ कहाँ गई? अरे क्या बताएं मम्मी जी, वो बोले कि उन्हें नवीन पसंद नहीं आया और बस ये बोलकर चली गई। ये सुनकर सभी हैरान और उदास हो गए। पता नहीं मेरे लिए सही लड़की कब मिलेगी। तू उदास मत हो बेटा, अगली लड़की जो भी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, तू फिक्र ना कर। बाहर सब उदास थे पर गौरी और आनंदी अंदर जाकर ठहाके लगाने लगी। चलो, एक और मुसीबत टल गई। आप जल्दी से ऐसी लड़की ढूंढो जो हमारे इशारों पर नाचे। हाँ दीदी, बस किसी सीधी सादी को ले आओ, फिर अपना काम भी देवरानी से करा लेंगे। एक हफ्ता गुजर गया और फिर एक दिन नवीन के मंगल चाचा घर आए और आते ही अपने ठहाकों के साथ बोले, अरे भाई, मेरे भतीजे की शादी तय हुई या मैं खुद जाकर कोई ढूंढूं? अरे चाचा जी, आप ही तो हमारे संकट मोचक हैं। बताइए, आपके पास कोई अच्छी लड़की है क्या? मंगल चाचा ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, लड़की तो है, नाम है मोना, मेरे पड़ोसी की बेटी है। घर के काम काज में इतनी निपुण कि एक पैर पर खड़े खड़े सारा घर संभाल ले। ये सुनते ही गौरी और आनंदी के कान खड़े हो गए। आनंदी फुसफुसाकर गौरी से बोली, अरे वाह, ऐसी लड़की तो हमें चाहिए। हाँ, लेकिन इस बार ये पहले पता करना पड़ेगा कि वो कोई नौकरी वोकरी तो नहीं करती। हाँ, आप पूछिए ना। चाचा जी, ये तो बताइए, वो कोई नौकरी वोकरी तो नहीं करती ना? नौकरी? अरे भाई, वो तो घर के काम को ही अपना करियर मानती है। उसके घर में 7 लोग हैं और अकेले सब संभालती है, किसी को एक काम छूने नहीं देती। ये सुनकर गौरी और आनंदी खुशी से उछल पड़ी। फिर तो देर किस बात की, जल्दी से मुलाकात करवा दीजिए। नवीन से ज्यादा एक्साइटेड तो तुम लग रही हो गौरी। शादी उसकी हो रही है, तुम्हारी नहीं। अरे क्या मम्मी जी, आप भी, देवर की शादी होगी तो भाभी ही एक्साइटेड होगी ना, पड़ोसन तो नहीं। सही बात, सही बात। अगले रविवार को सभी मोना के घर गए। मोना सचमुच बहुत खूबसूरत और संस्कारी थी। उसे सबके पैर छूकर स्वागत किया। गौरी और आनंदी ने राहत की सांस ली। देखो, यही हमारी परफेक्ट देवरानी है। घर का काम करेगी और हम आराम करेंगे। बिल्कुल, आखिर परफेक्ट देवरानी मिल ही गई। किसी ने सच्ची कहा है, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं।
तुम दोनों आपस में खुसुर पुसुर करती रहोगी या मोना से भी बात करोगी? जी जी कर रहे हैं ना माँ जी। नवीन और मोना के परिवार में अच्छी खासी बातें हुई और आखिरकार मोना और नवीन की शादी तय हो गई। पंडित जी ने 1 महीने के बाद का ही मुहूर्त निकाल दिया और फिर उनकी शादी बड़े धूमधाम से हो गई। जब मोना ससुराल आई तो गौरी और आनंदी ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। लो भाई, हमारी नई देवरानी आ गई। अब घर के सारे काम मोना के जिम्मे। हाँ, और हम बैठे बैठे बस राज करेंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, अभी उसने घर में कदम भी नहीं रखा और तुम लोग। अरे मम्मी जी, हम मजाक कर रहे हैं। जेठानी देवरानी का तो मजाक का ही रिश्ता है। आपको याद है जब मैं आई थी तो गौरी दीदी ने मेरी कितनी टांग खींची थी? हाँ हाँ, याद है याद है। फिलहाल मोना का स्वागत अच्छे से हो गया। फिर सब थक हार कर सोने चले गए। अगली सुबह मोना सबसे पहले उठ गई। ये देखकर गौरी और आनंदी खुश हो गई। देखा, हमारी मेहनत रंग लाई। ये उठ भी जल्दी गई, अब ये किचन भी संभालेगी। दीदी आप लोग नाश्ता बना लो, तब तक मैं नहा लेती हूँ। हैं? ये क्या? ये सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया। लेकिन उन्होंने सोचा चलो पहला दिन है, आज बना लेते हैं। गौरी और आनंदी ने नाश्ता बनाया। जब तक मोना नहाकर और पूजा खत्म करके आई, दोनों थक कर चूर हो चुकी थी। हमने सोचा था देवरानी से काम करा लेंगे, उल्टा देवरानी ने हमसे काम करा लिया। अरे कोई बात नहीं, ये बस 1 दिन की बात है आनंदी। लेकिन तभी मोना कपड़े बदल कर बाहर निकली तो वो लोग हैरान रह गई, क्योंकि मोना वकील के काले कोट में तैयार थी। उन्हें लगा मोना ने ये धोखे से पहन लिया है, इसलिए वो दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अरे ये क्या कर लिया तुमने? वकील बनकर कहाँ जाने की तैयारी है? मुझे लगता है तुम इसे काला सूट समझ रही हो। ये वो नहीं है, गंवार कहीं की। दीदी मैं वकील हूँ, ये मेरी प्रोफेशनल ड्रेस है। ये सुनकर गौरी और आनंदी के होश उड़ गए। क्या तुम वकील हो? ये पहले क्यों नहीं बताया? ये तो सरासर धोखा है। धोखा नहीं है, मैं जानता था, क्योंकि मैं मोना को पसंद करता था और मैं ये भी जानता था अगर मैंने ये पहले बता दिया तो आप दोनों फिर से कोई चाल चल देंगी। मुझे पता था आप दोनों को देवरानी नहीं नौकरानी चाहिए। मम्मी जी देखिए तो। क्या देखे? मुझे सब पता चल गया था। तुमने तारा की माँ से क्या क्या कहा और उसके बाद अकेले में क्या बात करी, सब सुना था मैंने। इसीलिए मैंने ये राज छुपाए रखा। गौरी और आनंदी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। तो क्या अब हमें ही सारा काम करना होगा? नहीं दीदी, काम हम सब मिलकर करेंगे। दिन का काम आप लोग और शाम का मैं। लेकिन हाँ, कोई काम चोरी नहीं चलेगी। पक्का? पक्का। धीरे धीरे मोना ने अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया और गौरी और आनंदी ने भी समझ लिया कि काम मिल बांट कर किया जाता है।